नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी, जिसका भी एमजेसी पेपर हिंदी है, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और यह आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, और क्योंकि यहाँ से देखिए जैसा एग्जाम के क्वेश्चन का फॉर्मेट ही यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करिएगा। चलिए ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि सबसे पहले हमको यूनिट 2 में क्या पढ़ना है कि राम नरेश त्रिपाठी। इससे पहले देखिए एम जैसे 4 का यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है, यूनिट 2 का भी कुछ पार्ट कंप्लीट हो चुका है, और आज पूरा यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करें बिना देर किए। देखिए क्या है कि राम नरेश, इसमें हमको क्या पढ़ना है। हमको इसमें पढ़ना है राम नरेश त्रिपाठी के बारे में। राम नरेश त्रिपाठी का जो क्या है, राम नरेश त्रिपाठी का जो स्वप्न है, एक जो स्वप्न एक खंड काव्य है, उसके बारे में हमको विस्तार से आज पढ़ना है, ठीक है। चलिए आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है यही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राम नरेश त्रिपाठी के जीवन के परिचय के बारे में जानते हैं, ठीक है। कि राम नरेश त्रिपाठी का जीवन परिचय कैसा रहा, यह क्वेश्चन भी आप लोग को देखने को मिलेगा एग्जाम में, बोर्ड सॉरी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में। और आप लोग का एग्जाम कई सारे यूनिवर्सिटी का चल भी रहा है, और कई सारे यूनिवर्सिटी का खत्म भी हो गया, लेकिन कुछ का आने वाला भी है। तो इसीलिए आप लोग चाहे बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, तो इसको जरूर अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए सबसे पहले क्या समझते हैं, रामनरेश त्रिपाठी के जीवन परिचय को के बारे में समझते हैं। तो रामनरेश त्रिपाठी का जो जीवन था, साहित्य के प्रसिद्ध कवि रामनरेश त्रिपाठी छायावाद पूर्व काल के महत्वपूर्ण साहित्यकारों में गिने जाते हैं। उन्होंने हिंदी काव्य में ग्राम्य जीवन, प्रकृति, प्रेम, राष्ट्रभक्ति और मानवीय संवेदनाओं को अत्यंत सुंदर रूप में प्रस्तुत किया है, ठीक है। उनकी जो हिंदी काव्य है उसमें क्या क्या देखे, ग्राम्य जीवन, गांवों के जीवन, उसका सुंदर वर्णन, प्रकृति, प्रेम, राष्ट्र भक्ति और मानवीय संवेदना, यह सारी चीजें राम नरेश त्रिपाठी का जो काव्य है उसमें देखने को मिलता है। अब देख लेते हैं उनका जन्म के बारे में और उसका परिवार। तो राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4 मार्च 1889 ईस्वी को कोइरीपुरा जिला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। यह देखिए आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि उनका जन्म कब हुआ था, तो 4 मार्च 1889 ईस्वी को, ठीक है। वह एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में होता। उनके पिता का नाम पंडित शिव दयाल त्रिपाठी था। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि उनके पिता का नाम क्या था, तो पंडित दयाल त्रिपाठी, ठीक है। बचपन से ही उनका झुकाव साहित्य और काव्य की ओर था, तो उनका जो लगाव था वो साहित्य से, वो बचपन से ही था, ठीक है। अब देख लेते हैं उनकी शिक्षा दीक्षा। तो राम नरेश त्रिपाठी की जो प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। उन्होंने औपचारिक शिक्षा अधिक नहीं प्राप्त की, लेकिन स्वाध्याय के माध्यम से हिंदी, संस्कृत और अन्य विषयों का अच्छा ज्ञान अर्जित किया। वे बचपन से ही मेधावी और साहित्य प्रेमी थे। देखिए आप लोग को एक चीज और कॉमन दिखेगा, जितना भी साहित्यकार में है लगभग सब में आपको देखने को मिलेगा, और खास करके इस वाले मतलब सेमेस्टर 4 वाले का, ठीक, सॉरी सेमेस्टर 3 में एमजेसी 4 वाले में सबका देखने को मिलेगा कि उन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की थी, वह उनका जो शिक्षा था, वह स्कूली शिक्षा बहुत कम था, लेकिन क्यों थी, अपना स्वाध्याय यानी कि खुद से सेल्फ स्टडी करके उन्होंने बहुत सारी भाषाओं में ज्ञान प्राप्त कर लिया था, ठीक है। तो एक ही चीज आप लोग कई सारे कवियों में अटका सकते हैं, अगर याद नहीं रहे किसी के बारे में। अगर याद है तो कोई बात नहीं, लेकिन याद नहीं है तो आप एक ही चीज को कई कवियों में दर्शा सकते हैं, क्योंकि लगभग सबका मिलता जुलता है जीवन परिचय। लगभग सब ने का देखिएगा तो सब ने स्कूली शिक्षा बहुत कम प्राप्त की, उसके बाद अपने स्वाध्याय के माध्यम से उन्होंने कई सारी भाषाओं में ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है। अब उनके साहित्यिक जीवन को देखते हैं, शॉर्ट में देखते हैं, ठीक। राम नरेश त्रिपाठी ने बहुत कम आयु में काव्य लिखना शुरू कर दिया था। उनकी कविताओं में प्रकृति और ग्रामीण जीवन का अत्यंत मार्मिक चित्रण मिलता है। उनकी रचना में क्या क्या मिलता है, प्रकृति का और ग्रामीण जीवन का बहुत मार्मिक चित्रण देखने को मिलता है। वे हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग से प्रभावित थे और उसकी परंपरा को आगे बढ़ाए। वे जो प्रभावित थे, तो हिंदी साहित्य कौन से युग से, तो द्विवेदी युग से। और उन्हीं द्विवेदी युग को युग का जो साहित्य था, जैसा उसमें उस द्विवेदी युग में जैसा साहित्य रचा जाता था, तो उसी को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं उनकी कविताएं सरल, मधुर और भावपूर्ण थी। उनकी कविताएं क्या थी, तो सरल, मधुर और भावपूर्ण होती थी, जिससे वे आम जनमानस में लोकप्रिय हुए। उन्होंने हिंदी साहित्य को लोक जीवन से जोड़ने का महत्वपूर्ण प्रयास किया। उन्होंने क्या क्या साहित्य को ना मतलब कि लोगों, जो आम जनता है, आम जनजीवन के लोग हैं, तो उन तक पहुंचाने का उन्होंने बहुत प्रयास किया। और उसमें इनकी जो भाषा थी काव्य की, वो बहुत सरल थी, तो भैया बहुत फेमस हो गया उनका
जो काव्य था वह बहुत प्रसिद्ध हुआ। ठीक है। उसके बाद देखते हैं राम प्रमुख रचनाएं। तो राम नरेश त्रिपाठी की प्रमुख कृतियां निम्नलिखित है। कौन कौन सी है? मानसी, मिलन, पथिक, स्वप्न। अगर आप लोग को इनमें से कोई अगर पूछा जाए कि मानसी किनकी रचना है, तो राम नरेश त्रिपाठी की, या मिलन, पथिक, स्वप्न, या आपसे व्यक्ति में पूछा जा सकता है। ठीक है। इन रचनाओं में प्रकृति, प्रेम, देशभक्ति और मानवीय भावनाओं का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। ठीक। देखिए आप लोग वीडियो को ना पूरा देखिएगा, एक बार देख लीजिएगा, दूसरा बार आप लोग स्पीड से देख लीजिएगा एग्जाम से जस्ट पहले। आपको पूरा पूरा याद रह जाएगा, तो आप लोग आराम से जाके एग्जाम में लिख सकते हैं। और लिखने में एग्जाम में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं कि साहित्यिक विशेषताएं क्या है। तो उनकी साहित्यिक विशेषताएं, उनकी रचनाओं की प्रमुख विशेषता, उन प्रकृति प्रेम, प्रकृति का सजीव और सुंदर चित्रण, मतलब उनके उनकी जो विशेषताएं थी उनकी जो साहित्य की, उन्होंने उसका प्रकृति प्रेम के बारे में दर्शाया और प्रकृति को इससे सजीव रूप में चित्रित किया, जो कि लगता है कि वास्तव में सजीव रूप में वह हो रहा हो। ठीक है। ग्राम्य जीवन का चित्रण, मतलब ग्रामीण जीवन का, गांव की सादगी और वास्तविकता का वर्णन किया है। सरल भाषा शैली, उन्होंने उसकी भाषा जो थी काव्य की अत्यंत ही सरल, सहज एवं स्पष्ट थी और भावपूर्ण भाषा थी। उसके बाद के राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति और जागरूकता का संदेश भी उसमें उनकी कविताओं में देखने को मिलता है। और मानवतावाद, मानवीय भावनाओं का सुंदर चित्रण, ये सारी चीजें उनकी साहित्यिक विशेषताओं में देखने को मिलते हैं। ठीक है। आपको अब 5 मार्क्स का पूछा जाएगा क्वेश्चन साहित्यिक विशेषता है, तो इसी को आपको बड़ा करके, मतलब थोड़ा बड़ा बड़ा कर करके लिखना है। जैसे प्रकृति प्रेम के बारे में थोड़ा और डिटेल लिख देना है, ग्रामीण जीवन के बारे में थोड़ा और डिटेल। ठीक है। इसी तरह से उसके बाद के साहित्य में उनका योगदान क्या था, तो राम नरेश त्रिपाठी ने हिंदी साहित्य को जन सामान्य से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कविताओं को केवल उच्च वर्ग तक सीमित न रखकर आम लोगों को जीवन से जोड़ा। देखिए आपको जैसे जैसे हम लिखे हैं ना, उस तरह से आप लोग को जरूर लिखना है, तो आपका एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स किया जाएगा आपके कॉपी में। ठीक। उसके बाद क्या, उनका निधन कब हो गया, तो उनका निधन हो गया, इन महान कवि का निधन 16 जनवरी 1962 को हो गया। कब? तो 16 जनवरी 1962 को इनका निधन हो गया, तो राम नरेश त्रिपाठी का। ठीक। जन्म और मृत्यु को जरूर याद रखिएगा। उसके बाद निष्कर्ष में आपको जरूर लास्ट में लिखना है कि रामदास त्रिपाठी हिंदी साहित्य के ऐसे कवि थे जिन्होंने अपनी सरल, मधुर और भावपूर्ण रचनाओं के माध्यम से प्रकृति, ग्राम्य जीवन और मानव भावनाओं को जीवंत किया। उनका योगदान हिंदी साहित्य में सदैव स्मरणीय रहेगा। तो आपको लास्ट में निष्कर्ष जरूर लिखना है, क्योंकि निष्कर्ष लिखने के बाद ना कुछ आंसर का लेवल स्टैंडर्ड हो जाता है थोड़ा। ठीक। उसके बाद देखिए राम नरेश त्रिपाठी का साहित्यिक परिचय को देखते हैं। यह भी आपको 5 मार्क्स का या कभी कभी 10 मार्क्स का भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग को इसको स्किप नहीं करना है। ठीक है। तो राम नरेश त्रिपाठी हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण कवि है। क्या हिंदी साहित्य के क्या है महत्वपूर्ण कवि, जिनका स्थान विशेष रूप से द्विवेदी युग में माना जाता है। तो राम नरेश त्रिपाठी का जो साहित्य का जो युग माना जाता है, कौन सा था? द्विवेदी युग। ठीक है। उन्होंने हिंदी काव्य को जनजीवन से जोड़कर उसे सरल, भावपूर्ण और प्रभावशाली बनाया। उनकी रचनाओं में प्रकृति, ग्राम्य जीवन, राष्ट्र प्रेम और मानवीय संवेदनाओं का सुंदर समन्वय मिलता है। अब देख लेते हैं उनके साहित्यिक जीवन के बारे में। तो राम नरेश त्रिपाठी ने कम आयु में ही काव्य लेखन प्रारंभ कर दिया था। उनकी रचनाएं अपनी सहजता और भावुकता के कारण शीघ्र ही लोकप्रिय हो गई। वे उन कवियों में थे जिन्होंने हिंदी को आम जनता की भाषा के रूप में स्थापित करने में योगदान दिया। तो इनकी जो काव्य की भाषा थी वह हिंदी थी, और बहुत ही सरल थी और भावपूर्ण थी, जो कि जनता को जल्दी समझ में आता था, और प्रभाव ज्यादा डालता था। ठीक है। उसके बाद देखिए हिंदी साहित्य में इनका योगदान क्या रहा, इसको तो आप लोग पीछे भी देखिए। त्रिपाठी जी का सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने कविता को गांव और आम जीवन से जोड़ा। उस समय की काव्यधारा में जहाँ उच्च आदर्श और गूढ़ विषय अधिक थे, वहीं उन्होंने सरल विषयों को अपनाकर साहित्य को जनसुलभ बनाया। उन्होंने खरी बोली हिंदी को अपनाकर उनमें मधुर और प्रभावशाली काव्य की रचना की, जिससे हिंदी भाषा का विकास बहुत तेज हुआ। ठीक है। उसके बाद की उनकी काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, तो आपको काव्य की प्रमुख विशेषताएं पूछी जाएगी अलग से, आपको 10 मार्क्स का या 5 मार्क्स का, तो इसको बोले तो डिटेल करके लिख देना है। वही चीज जो पीछे पर है, प्रकृति चित्रण, ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण, ग्रामीण, उन्होंने ग्रामीण जीवन का क्या क्या यथार्थ चित्रण किया, मतलब जो वास्तविकता था उसको दिखाया। सरल एवं सहज भाषा का प्रयोग, राष्ट्र प्रेम और मानवतावाद, इसको तो पीछे भी बताया, इसी को आपको डिटेल में लिख देना है, क्योंकि आपका 10 मार्क्स का या 5 मार्क्स का पूछा जा सकता है। देखिए उसकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी, तो ये भी देख लीजिए, मानसी, प्रतीक, मिलन, स्वप्न, ये तो पीछे देखे भी हम। उनके बाद देखिए क्या थी साहित्य में उनका स्थान, तो देख लिए रामदास त्रिपाठी हिंदी साहित्य में ऐसे कवि में जिन्होंने कविता को जन जीवन के निकट लाया, वह सरलता, भावुकता और प्रकृति प्रेम के कवि है।
उनका साहित्य आज भी पाठकों को प्रभावित करता है। ठीक। अब उसका लास्ट में निष्कर्ष जरूर लिखना है कि राम नरेश त्रिपाठी साहित्यिक परिचय हमें यह बताता है कि उन्होंने हिंदी काव्य को सहज सरल और जन, जन, जनोन्मुख बनाया, मतलब जनता के अनुसार बनाया, उनके सुलभ के लिए उनकी जो उनको समझने में आसानी हो उस तरह की रचनाएं की। उनकी रचनाएं प्रकृति, ग्राम्य जीवन और मानवीय संवेदनाओं की मूल्य धरोहर है। ठीक है। अब देखिए, आप पढ़ते हैं स्वप्न के बारे में, जो इसका मूल विषय है। देखिए, हमको स्वप्न का पूरा नहीं पढ़ना है, प्रारंभिक 112 छंद के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं। ठीक। यही सब क्वेश्चन आएगा। तो प्राथमिक सर्ग प्रारंभिक 1 से 12 छंद। देखिए, देखिए इसमें जो है 1 से 12 छंद, टोटल छंदों की संख्या 45 है। स्वप्न में अगर पूछा जाए कि टोटल छंद कितने हैं, तो 45 छंद है। और अगर पूछा जाए कि सर्ग कितने हैं, 45 छंद है। और सर्ग पूछा जाए तो तीन, 3 सर्ग और 45 छंद, 3 सर्ग और 45 छंद, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। राम नरेश त्रिपाठी के स्वप्न खंड काव्य का आरंभ अत्यंत कोमल, भावपूर्ण और कल्पनाशील वातावरण से होता है। उनकी जो मतलब स्वप्न खंड, और एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपको कि स्वप्न को हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, तो खंड काव्य है। क्या है? यह खंड काव्य है। ठीक है, यह आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो देखिए, उनकी जो 1 से 12 छंदों में कवि ने स्वप्न, प्रकृति और मानवीय संवेदनाओं को मिलाकर एक ऐसा दृश्य रचा जो वास्तविक होते हुए अलौकिक लगता है। मतलब ऐसा उन्होंने, जैसे देखिए, उन्होंने स्वप्न को दिखाया है, लेकिन वह वास्तविक जीवन में दिखाया है, और ऐसा दिखाया है जैसा लगता है यह वास्तविक नहीं, बल्कि सच में स्वप्न है। ठीक है। वह अलौकिक लगता है। स्वप्नमय वातावरण की स्थापना की उन्होंने, तो काव्य के आरंभ में कवि ऐसे दृश्य में प्रवेश करते हैं जो मानो स्वप्न लोक हो। चारों ओर शांति, सौंदर्य और मधुरता फैली हुई, वातावरण में कोई अशांति या कष्ट नहीं। यह शुरुआत पाठक को तुरंत एक कल्पनात्मक दुनिया में ले जाती है। जैसे आप लोग देखिए, स्वप्न देखते हैं तो कैसा कैसा स्वप्न, कभी अच्छा कभी बुरा, तो उसी तरह से इन्होंने जो सजाने का प्रयास किया है, जिससे लगता है कभी सच में वो कल्पना में खो जाते हैं कि ऐसा ऐसा सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। तो उनकी कविता की यह विशेषताएं थी। ठीक है। तो प्रकृति का विस्तृत और सजीव चित्रण क्या है? इन इन छंदों में प्रकृति का बहुत ही सूक्ष्म और आकर्षण वर्णन मिलता है। आकाश स्वच्छ और निर्मल है। चंद्रमा की शीतल चांदनी चारों ओर फैली है। वृक्षों पर नई कपोले और पुष्प खिले हैं। लताएं पेड़ों से लटककर सौंदर्य बढ़ा रही है। मंद शीतल और सुगंधित हवा बह रही है। पक्षियों को मधुर ध्वनि वातावरण को जीवंत बना रही है। तो देखिए, यह आप या उनका प्रकृति चित्रण हुआ, तो क्या बताता है कि आकाश जो है वो एकदम स्वच्छ है और पूरा निर्मल है। ठीक है, ऐसा दिखाने का प्रयास करता है। चंद्रमा की जो शीतल चांदनी है वो एकदम चारों ओर फैली हुई है। आकाश स्वच्छ है, चंद्रमा की रोशनी एकदम धरती पर पूरी तरह से फैली हुई है। वृक्षों पर क्या है, नई नई कपोले और पुष्प खिल रहे हैं, नए नए जो फूल है, नए नए जो आप देखते हैं, नई नई जो कपोले हो गया, पुष्प हो गया, वह खिल रहे हैं। ठीक है। और क्या देखते हैं, लताएं पैरों से लिपटकर सौंदर्य बढ़ा रही है। इस तरह की सुंदरता की उन्होंने बात की है। ठीक है। यह पूरा दृश्य ऐसा लगता है जैसे कोई चित्र आंखों के सामने सजीव हो उठा हो। इस तरह से उन्होंने काव्य की रचना की। उसके बाद देखते हैं स्वप्न और यथार्थ का मेल। उन्होंने स्वप्न को यथार्थ से जोड़कर कैसे देखा है, मेल करके कैसे करे। तो यह उनका तो उनका यह अनुभव होता है कि वह जब जो देख रहा है वह स्वप्न है या वास्तविकता, यह स्पष्ट नहीं है। मतलब वह ऐसा रचना करते हैं जिससे यह पता नहीं चलता है कि यह वास्तविक घटना है या स्वप्न है। मतलब कि स्वप्न के जैसा ही वास्तविक घटना को उन्होंने दर्शाया है। यही इस काव्य का मुख्य आकर्षण है। स्वप्न में सब कुछ सुंदर और आदर्श होता है। देखिए, स्वप्न जब आप देखते होंगे तो उसमें अगर कोई अच्छा स्वप्न देखते होंगे तो बहुत सुंदर सुंदर लगता है, लेकिन वास्तविकता में उससे बहुत कुछ अलग होता है। दुख, संघर्ष और कठोर यथार्थ का अभाव होता है। कवि इस स्वप्न के माध्यम से एक आदर्श संसार की झलक देता है। देखिए, भावनाओं की कोमलता, लास्ट आपको देखिए, इन छंदों में इन छंदों में मानवीय भावनाएं बहुत कोमल रूप में व्यक्त होती हुई है। मन में शांति और आनंद की अनुभूति, प्रेम और सौंदर्य का अनुभव, किसी प्रकार का तनाव या चिंता नहीं, एक आंतरिक संतोष का भाव। कवि का मन इस वातावरण में पूरी तरह तल्लीन हो जाता है। उन्होंने जो भावनाओं में जो कोमलता दिखाई है, तो उनका जो वर्णन होता है बहुत एक ऐसे वातावरण का निर्माण करता है जिसमें आप खो जाना चाहते हैं। तो उस तरह का उन्होंने अपने काव्य में रचना की है। ठीक है। उसके बाद कल्पनाशीलता और आदर्शवाद। कवि ने अपनी कल्पना के माध्यम से एक ऐसे संसार का निर्माण किया है जहाँ सब कुछ सुंदर और संतुलित है।
प्रकृति में मनुष्य में पूर्ण सामंजस्य, प्रकृति और मनुष्य है एकदम एक दूसरे के सामंजस्य। ऐसा है कि मतलब मनुष्य भी प्रकृति को बचा रहा है और प्रकृति भी मनुष्य को बचा रहा है, ऐसे सामंजस्य की बात करते हैं। जीवन में केवल आनंद और शांति है, मतलब कोई दुख दर्द कुछ नहीं, बस केवल क्या है, आनंद और शांति है, ठीक है। यह आदर्शवादी दृष्टिकोण पाठक को प्रेरित करता है जीवन में सौंदर्य और सकारात्मक को देखें। भाषा शैली और काव्य सुंदरता उनकी क्या थी, काव्य की सुंदरता की थी, तो भाषा उनकी सरल मधुर और सहज खरी बोली थी। और शैली क्या थी, तो चित्रात्मक मतलब दृष्टात्मक स्पष्ट दिखाई, ऐसा था शैली की जैसे जैसे उन्होंने रचनाएं की जिस तरह से लगता है कि वह वास्तव में हमारे आंखों के सामने वह घटना घटित हो रहा है, इस तरह से दर्शाया है। अलंकार का प्रयोग भी किया है, उपमा रूपक अनुप्रास मानवीकरण अलंकार सुंदर प्रयोग किया है। और लय छंदों का मधुरता काव्य को गेय बनाती है, और लय छंदों का प्रयोग भी किया जैसे कि काव्य की जो भाषा है वह गेय मतलब गाने गाने योग्य लगती है, ठीक है। कवि की भाषा इतने प्रभावशाली है कि पाठक स्वयं को उस स्वप्न लोक में अनुभव करने लगता है। और जैसे देखिए उनकी जो भाषाएं हैं इतनी प्रभावशाली है, जैसे पाठक को स्वयं लगता है कि वह स्वप्न देख रहा है, वह मतलब उसमें जीने लगता है एक तरह से, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपको निष्कर्ष जरूर लिखना है कि प्रथम सर्ग के प्रारंभिक 112 छंदों में कवि ने एक ऐसे स्वप्न लोक की रचना की है जो सुंदर शांति और आनंदमय है। यहाँ प्रकृति और मानव भावनाओं का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। यह भावना केवल काव्य का आधार बताता है, बल्कि पाठक को सौंदर्य और शांति और आदर्श जीवन की अनुभूति कराता है, ठीक। तो इतना आपका कंप्लीट हो जाता है स्वप्न, ठीक है। तो देखिए आप लोग को आगे का वीडियो भी मतलब अगला जो आपका जो टॉपिक आने वाला है वह एमजेसी 4 का रहेगा। एमजेसी 4 का हिंदी एमजेसी 4 का क्या रहेगा आपका, हिंदी एमजेसी 4 का रहेगा आपका यूनिट थर्ड का, ठीक है। उसमें यूनिट थर्ड का कंप्लीट एक ही वीडियो में करा दिया जाएगा, तो आप लोग को अगला वीडियो जरूर देखना। और इसके लिए आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और देखिए आप लोग को एग्जाम से पहले आप लोग को फुल तैयारी कराई जाती है यहाँ से। और एग्जाम के भाषा मतलब आंसर आपका ऐसा रहता है जो कि एकदम सरल रहे और आप आराम से एग्जाम में लिख सकें, तो इसीलिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर भी करना है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।